जूलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर एक नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। आप आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक से लेकर के और इसके जो एडवांस फीचर हैं वो सभी आप जान पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदा कीमत जो है वो 2 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ रुपए तक का ये आता है फ़िलहाल। और माइक्रोस्कोप की रेंज में देखें तो सबसे बड़ा माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। स्क्रीन पे आप जो ये देख रहे हैं ये कंप्लीट जो सेटअप है, ये कंप्लीट सेटअप शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें आप तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट जो हैं आप देख सकते हैं। ये एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर ये आप एक स्पेसिमेन का रिजल्ट देख सकते हैं जो कि अपन ने इसमें स्पेसिमेन के तौर पर लगाया होगा। तो इसमें बनने वाली जो इमेज है उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो बहुत बेहतरीन प्राप्त होता है, बहुत बेस्ट प्राप्त होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बहुत बेहतर होता है अन्य माइक्रोस्कोप की तुलना में। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, सेम एंड टेम। सेम एंड टेम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म। काफ़ी बार इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है 1 या 2 नंबर में कि सेम की फुल फॉर्म क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका जो बेसिक है सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सेम पढ़ेंगे, फिर टेम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री देख लीजिए इसकी। देखिए हिस्ट्री जो है हम वहाँ से शुरू करेंगे। जे थॉमसन ने 1897 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में। इसके बाद नेक्स्ट जो मील का पत्थर साबित हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज में, उसके इन्वेंशन में, वो थे डी ब्रोगली। जो एल डी ब्रोगली थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ थी यानी इसकी जो तरंग दैर्घ्य थी उसको कैलकुलेट करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला भी दिया था जो बड़ा फेमस है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद बात करते हैं रस्का की। तो इन्होंने मैग्नेटिक लेंस के ऊपर अपनी एक थीसिस लिखी थी। तो ये सारे जो प्रयोग हैं ये सारे एकदम सक्सेसिव हो रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज होती है 1897 में जे थॉमसन के द्वारा। उसके बाद डी ब्रोगली आते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ बताई। इसके बाद रस्का आते हैं, ई रस्का, जिन्होंने अपनी थीसिस दी मैग्नेटिक लेंस के ऊपर। इसके बाद नॉल तथा रस्का जो हैं, एम नॉल तथा ई रस्का जो हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, बिल्ड किया था 1931 में। बट ये जो माइक्रोस्कोप था ये थ्योरेटिकल माइक्रोस्कोप था। इन्होंने कुछ पेपर्स लिए और उन पेपर्स पे एक थ्योरी बनाई कि कुछ इस प्रकार से जो हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तैयार कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो वास्तविक निर्माण करता है, इन्वेंशन जिन्होंने किया था, वो नॉल तथा रस्का को ही मानते हैं। बट पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो 1938 में वॉन बेरीज एंड ई रस्का द्वारा निर्मित किया गया था। आप अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उनमें साफ साफ मेंशन है कि वॉन बेरीज और ई रस्का ये दोनों जो थे ये रेस्पॉन्सिबल थे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। बट नॉल तथा रस्का ने थ्योरेटिकल माइक्रोस्कोप का निर्माण कर दिया था 1938 में। इसीलिए नॉल तथा रस्का को दोनों को नोबेल प्राइज़ भी इस काम के लिए दिया गया था। देखिए अब से पहले लाइट माइक्रोस्कोप कंप्लीटली इन्वेंटेड हो चुका था। अब बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कि हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड क्यों हुई। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है?
इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा अपॉन एन साइन अल्फ़ा, जहाँ पर 0.61 ये रिले करेक्शन है और D जो है ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? ये जो D आपने कैलकुलेट किया है इसका मीनिंग क्या है? इसका नॉर्मल मीनिंग, जैसे मान लीजिए D की वैल्यू जो है आपके पास में कुछ 0.39 नैनोमीटर आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 0.39 नैनोमीटर की दूरी पर होवें तो हम उनको क्लियरली देख पाएंगे। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मीनिंग हुआ। अगर पॉइंट के बीच की दूरी जो है इससे कम होगी तो वो फिर पिक्चर जो है वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगी, यानी ये लिमिट हो गई रिजोल्यूशन की, ये आखिरी लिमिट है, इसके बाद आप इसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अब इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो D है ये लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है। इस पर कुछ बातें मैं आपको और समझाता हूँ, फिर इसका मेन जो कंसेप्ट है वो बातें बताने के पीछे जो रीज़न है उसकी बात करेंगे हम। देखिए, जब लैम्बडा बढ़ता है तो उसके साथ, लैम्बडा आप सभी जानते हैं वेवलेंथ है, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो उसके साथ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बढ़ता है, और जैसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ता है, यानी D बढ़ती है, तो रिजोल्यूशन जो है ये कम हो जाता है। ये कंसेप्ट है खास। लैम्बडा कम होगा तो D जो है ये भी कम होगा, और D कम होगा तो रिजोल्यूशन अच्छा प्राप्त होगा। अब तक हमने क्या किया था, लाइट माइक्रोस्कोप के अलग अलग वैरायटीज़ जो थे हमने वो इन्वेंट कर लिए थे, बिल्डअप कर लिए थे, और हम क्या देख रहे थे कि उन सभी में हम यूज़ कर रहे थे लाइट का, और जो लाइट यूज़ हम कर रहे थे उसका जो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच कहीं वेरी करता है। 400 से 700, जैसे आप विबग्योर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अलग अलग होता है, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर का है, यानी ये कुछ वैल्यू है। अब डी ब्रोगली, हमने ऊपर बात की थी कि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया था और यह आता है 0.2 नैनोमीटर। आप देख रहे हैं कि कितना कम है, और हमने बात करी थी कि लैम्बडा जितना कम होगा डी आपका जो होगा ये उतना ही ज़्यादा कम होगा, और इससे रिजोल्यूशन जो है उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन, इमेज जो होगी उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये वजह थी कि इमेज को क्लियर करने के लिए आप लाइट के अलावा कुछ तो और यूज कर नहीं सकते थे, इसीलिए लाइट वालों की लिमिटेशन होगी कि उनमें लाइट ही यूज़ की गई, तो उसमें जो वेवलेंथ थी, तरंग दैर्घ्य जो थी वो फिक्स हो गई। अब इसको चेंज किया तो वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ लेकर के किया, और इलेक्ट्रॉन बीम क्यों यूज़ की गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बहुत कम होता है, और कम होने के कारण से जो रिजोल्यूशन होता है वो बेस्ट प्राप्त होता है। ये वजह रही कि हमको इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट करना पड़ा, और ये वजह रही कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें रिजोल्यूशन अच्छा प्राप्त होता है, कारण है तरंग दैर्घ्य। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट जो था ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को शुरू करने से पहले मैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में आपको कुछ डिफरेंस क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है। तो अगर यही नहीं पता होगा तो फिर आगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जल्दी से अपन बात कर लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच के डिफरेंसेस पे, और ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ऐसे ना सोचें कि ये जो टॉपिक है ये ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है वो दोनों में जो सोर्स है उस सोर्स में फ़र्क है। यहाँ पे लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको एज ए सोर्स हम यूज़ करते हैं। और जो लाइट हम यूज़ करते हैं वो 300 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज़ करते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 नैनोमीटर होती है। इसमें स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और स्टेनिंग जो होती है वो हम डाई की सहायता से कर सकते हैं। बेसिकली इसमें डाई की सहायता से स्टेनिंग नहीं की जाती है, हम कुछ हैवी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, हैवी मेटल की सहायता से इसमें स्टेनिंग की जाती है, लेकिन डाई की सहायता से नहीं की जाती है। तो ये हैवी मेटल से कैसे की जाती है ये जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होगी आप ये समझ जाएंगे। दूसरी बात, लो मैग्नीफिकेशन जो है, रिजोल्यूशन जो है वो कम प्राप्त होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इमेज जो होगी वो थोड़ी सी ब्लर होगी, लेकिन यहाँ पे गुड रिजोल्यूशन एंड गुड
मैग्नीफिकेशन है तो गुड मैग्नीफिकेशन है तो इमेज जो होगी वो क्लियर प्राप्त होगी। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लास से बने हुए लेंस होंगे इसमें, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें ग्लास से बने हुए लेंस जो हैं हम यूज नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो हैं हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का क्या काम है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में आप दो टर्म पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। यानी एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बी से। देखिए अब मान लीजिए इस डायरेक्शन पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मैं एक एक्सिस पे ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड और इस पे ले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कल में राउंड करेगा, और ये जो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ये आगे मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करना है इलेक्ट्रॉन को तो वो ई के प्रभाव में करेगा, और जो सर्कल यानी एक लूप जो बन रहा है इस सर्कल में घुमाने का काम इलेक्ट्रॉन को ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बी करवाएगा, और इस पे एक लीनियर एंगल, एक लीनियर लाइन में इसको मूवमेंट कराने का जो काम है ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ये ई इसका काम करवाना, ये काम करवाता है। तो ये ई और बी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है, इसकी प्रॉपर्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जैसे एक स्पाइरल, जैसे एक स्प्रिंग आप देख रहे हो, तो जो स्प्रिंग का मूवमेंट है इस प्रकार से, वो स्प्रिंग का मूवमेंट इसमें इस प्रकार से होता है, लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी मूवमेंट होता है, कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसमें हम काम में लेते हैं जो मैग्नेट के बने हुए होते हैं। इसकी बात हमने कर ली है कि सोर्स के तौर पर हम लाइट सोर्स इसमें यूज़ लेते हैं। सोर्स के तौर पर एक टंगस्टन फिलामेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसका काम होगा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना, और इसका काम होगा लाइट बीम प्रोड्यूस करना। इसमें चैम्बर तो मौजूद होता है, चैम्बर इसमें भी मौजूद होता है, पर दोनों के चैम्बर में फ़र्क है कि ये चैम्बर वैक्यूम्ड नहीं होता और ये चैम्बर वैक्यूम्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अंदर से आप जो एयर है उस एयर को नहीं निकालते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इसमें मौजूद रहते हैं। और जबकि इसमें बात करें तो डस्ट पार्टिकल इसमें मौजूद नहीं रहते हैं, कारण है इलेक्ट्रॉन की बिहेवियरल प्रॉपर्टी। दूसरी बात करें तो कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर डस्ट पार्टिकल इस चैम्बर में मौजूद होंगे, मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जब इनसे टकराएगा तो टकराने के कारण से वो जो एक सर्कल, एक लाइन में जाना चाहिए था गुजर के, वो लाइन में नहीं जा पाएगा, वो अपने पथ से भ्रमित हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला जाएगा तो इधर उधर जाने की वजह से वो स्पेसिमेन पर नहीं गिर पाएगा और हमको कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो नहीं दे पाएगा। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस स्पेसिमेन के ऊपर यदि आपको डालना है तो मजबूरी हो गई कि आपको वैक्यूम चैम्बर बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो रूट है, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, उस पाथ के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इस चैम्बर को वैक्यूम्ड चैम्बर रखा जाता है। इसमें बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एनोड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर एनोड यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन को गाइड करने के लिए। मैं बता दूँ आपको, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। तो अट्रैक्शन के कारण जो है वो नीचे की तरफ एक सही लाइन में चलता रहेगा। तो ये वजह है कि एनोड जो होता है वो यूज किया जाएगा। यही लाइन जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन का जो रूट है वो गाइड होता रहता है। तो देखिए ये जो अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करने वाले हैं वो कुछ बेसिस पे करेंगे। तो इसमें हम 5-6 टॉपिक्स पढ़ेंगे: प्रिंसिपल, रे डायग्राम, वर्किंग मैकेनिज्म, एप्लीकेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एंड लास्ट पढ़ेंगे सैंपल की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले सैम, इसकी फुल फॉर्म आप देख चुके हैं। तो इसमें देखते हैं कि दरअसल सैम में होता क्या है। देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें ये होता है कि मान लीजिए ये एक सैंपल है,
तो इस सैंपल में इसकी थिकनेस जो होगी, ये थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से ये ज़्यादा थिक है, यहाँ से थिन होता जा रहा है, यहाँ एक स्लोप है और यहाँ से बिल्कुल ये पॉइंटेड हो गया है। तो देखिए इससे फ़र्क पड़ता है। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जहाँ से ये थिक होता है, थिक वाले रीजन में मोर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं। ये एक डिटेक्टर होता है, इस डिटेक्टर पे स्कैटर होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन को हम डिटेक्ट करते हैं। और जो पॉइंट डाउनवर्ड जो स्लोप है, स्लोप की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन कम स्कैटर होंगे, यानी वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पे प्राप्त होंगे। तो इसकी सहायता से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी चीज़ का 3D व्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी सरफेस से टकरा टकरा के फिर डिटेक्टर पे प्राप्त होंगे। तो इसकी जो सरफेस होगी, उस सरफेस का 3D व्यू जो है, ये डिटेक्टर के बाद जब हम इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पर हमें इसका जो 3D व्यू होगा वो दिखेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आएगा और यहाँ टकराएगा इस सतह से, तो ये कहलाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से फिर इधर मुड़ के और फिर ये स्कैटर होके फिर इधर जा रहा है, तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को इसको बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट जो है सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में है, दूसरी में नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जब चूंकि सरफेस के हर एक इंच से इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर होके जा रहा है, तो हमें सरफेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सरफेस के ऊपर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, सीलिया फ्लैजिला होंगे, उनकी कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको मिलने वाली है इसमें। यह हमने यहाँ से बात करी है। तो ये वही कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है ये आता है, ये जो सैंपल है आपके सैंपल से सरफेस से टकराता है और उसके बाद में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डिटेक्टर पे प्राप्त हो जाता है। इससे टकराने के बाद जब वही इलेक्ट्रॉन इधर जाता है डिटेक्टर की तरफ, उसी को कहते हैं आप सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट जो था आपका क्लियर हुआ। सेम का प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन ऑक्सीलरेटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द सैंपल, जब सैंपल से वो स्ट्राइक करता है तो इसके बाद में वहाँ जो सरफेस होती है उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पॉजिटिव डिटेक्टर के पास में जो है सारे कलेक्ट कर लिए जाते हैं और इससे हम एक 3D इमेज जो है सैंपल की वो देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की कि किस किस कंपोनेंट का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। तो देखिए कंपोनेंट बताने के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इसके रे डायग्राम पे। रे डायग्राम में हम समझेंगे कि कैसे कैसे इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है और वर्किंग आप आसानी के साथ में वहीं से समझ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इस वीडियो को धीरे धीरे रोक के और फिर पढ़ते हुए आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वहाँ चल के इनको समझना चाहें तो वहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, ये वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह, कंपोनेंट वगैरह। तो ये है इसका रे डायग्राम। और जो ये रे डायग्राम दिया गया है, ये रे डायग्राम मैंने बनाया है लोडिस का प्रयोग करके, लोडिस का यूज़ करके बनाया गया है। तो ये रे डायग्राम एकदम सही है, इसमें आप कंफ्यूज न हों, कहीं और से बनाने की कोशिश न करें। तो देखिए सेम में ये वाई आकार का कैथोड लगा होता है जो टंगस्टन फिलामेंट से बना होता है। टंगस्टन फिलामेंट को जब हाई वोल्टेज दिया जाता है, हाई वोल्टेज देने पर इससे इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन बीम को आगे एक रूट में गाइड करने के लिए एनोड लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो इसको इधर उधर स्कैटर होने से रोकने के लिए यहाँ आपने एनोड लगा दिया, तो ये आगे की तरफ गाइडेड रहेगी, इसका जो रूट रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसके नीचे ये कंडेंसर लेंस हैं, ये स्कैनिंग कोइल्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो होते हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से यूं सर्कल में आगे की तरफ मूव करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और सबसे अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसे होता हुआ इस स्पेसिमेन पे आकर के टकराता है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सैंपल है
इस सैंपल की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा, आप ये समझेंगे बाद में, है ना। इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके सेक्शन कटिंग हमने नहीं की है, काफ़ी थिक सैंपल है और थिक सैंपल से टकरा के ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन थे और ये जो हैं ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ये डिटेक्टर पे यहाँ पे आ रहे हैं। डिटेक्टर के साथ में एक स्क्रीन जुड़ी होती है, जैसा आपने शुरुआत में एक कंप्यूटर की स्क्रीन जैसा लगा हुआ एक यंत्र देखा था, तो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ अटैच होता है, तो उस पर हम पूरी जानकारी जो है इसकी प्राप्त करते रहते हैं। तो ये एक रे डायग्राम है इसका, जो कि मैंने लोडिस से लिया है। आप इसका अगर व्यू देखना चाहें कि इससे जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे कैसा व्यू आता है, तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी इंटेस्टाइन में आप जानते हैं माइक्रोविलाई होती हैं जो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और कैसा फूड होता है वो डाइजेस्टेड फूड होता है। तो वो आप उसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कुछ लुक जो है वो कुछ ऐसा सा लुक आता है। ये ऊपर वाली ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये माइक्रोविली है। इससे नीचे का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये पूरा जो है ये एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम सेल है। एपिथेलियम सेल जो होती है उसके ऊपर ही ये माइक्रोविली लगी होती है। तो जो अवशोषण इकाई है उस अवशोषण इकाई का काम, उसका निर्माण जो है एपिथेलियल सेल और माइक्रोविली दोनों मिलकर के करते हैं। और इसके बेस वाली जो संरचना है ये बेसल लेमिला कहलाता है। बेसल लेमिला एपिथेलियम सेल, आप ये मान सकते हैं कि एपिथेलियम सेल का फर्श जो है, फ्लोर जो है, ये बेसल लेमिला होता है। यानी जहाँ पे एपिथेलियम सेल टिकी होती है बेस में वो बेसल लेमिला कहलाएगा। एपिथेलियम सेल के ऊपर की तरफ ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये वाली, इससे ऊपर ये ऊपर वाली ये है माइक्रोविली। तो कुछ इस प्रकार से ये जो डायग्राम है आप ये देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू जो है वो आता है सेम का। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म टेम की, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है ये पास आउट होती है, स्पेसिमेन के थ्रू ये पास आउट होती है, यानी ये जो सैंपल है इस सैंपल को पार कर जाती है ये इलेक्ट्रॉन की बीम। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसमें ये सैंपल की सरफेस से टकरा के ये वापस से स्कैटर हो गए, यानी उन्होंने सैंपल को पार नहीं किया था, ठीक है, पास आउट नहीं किया था। लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सैंपल को पार कर जाते हैं, पूरा पास आउट करते हैं। इस वजह से जब ये पूरा पास आउट करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो गई है पूरा पास आउट करने की वजह से। और प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको जो सेक्शन है वो थिन लेने पड़ेंगे, इसकी भी आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रिंसिपल की। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पेसिमेन को पास करते हैं, उससे एक इमेज जो है वो फॉर्म होती है, और इमेज जो होती है वो आगे आपकी जो स्क्रीन है उस पर दिखाई देगी।